as we move along the period, the size decreases because effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increase करने की वजह से साइज़ क्या है, डिक्रीज़ करता है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द 3D ट्रांजिशन सीरीज़, जैसे अपन 3D ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं, along with the effective nuclear charge, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम्स इनटू द अकाउंट. स्क्रीनिंग इफेक्ट की भी बात आती है, जिसकी वजह से मिड ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करने की वजह से साइज़ कांस्टेंट हो जाता है. पहले डिक्रीज़ करता है, फिर साइज़ कांस्टेंट हो जाता है. ये बात मेरे को अच्छे से समझ में आ गई है. एंड देन क्या है, इंक्रीज़ करता है. देन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है. ओके, क्योंकि एंड में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाती है और 10-10 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा होगा. ओके. देन मेटालिक करेक्टर, एंथैल्पी ऑफ आइटमाइजेशन. जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, और जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना जो है टाइटली ओवरलैपिंग होगी. जितनी टाइटली ओवरलैपिंग होगी उतना ही मेटल क्या होगा, हार्ड रहेगा. उतना ही मेटल क्या रहेगा, हार्ड रहेगा. अब अपन को पता है जिंक, कैडमियम, मरकरी हार्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है. सेम इज़ विद द मेल्टिंग पॉइंट. सेम इज़ विद द मेल्टिंग पॉइंट. जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट. बड़ी मुश्किल से दिमाग सेट किया है पढ़ने को यार. अब पीछे नहीं हटना चाहता. स्कूल तो पता नहीं कब खुलेंगे. लॉकडाउन ने ना सारा सिस्टम ख़राब कर दिया. स्कूल का पता नहीं लग रहा कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे. बहुत मुश्किल से फ्रिक्वेंसी बैठी है. 10th जैसा नहीं होगा इस बार. मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा. 10% इंक्रीज़ करूँगा ना कम से कम. 10th में बहुत कम रह गए थे. पर क्या करूँ यार, वो बी सेक्शन वाली बंदी कुछ समझ नहीं आता. मैंने कल उसको मैसेज भी किया था. डर भी लग रहा है थोड़ा सा यार. मेरे को प्यार है यार उससे. वाह, ओह भाई, रिप्लाई आ गया यार. वाह, दिल की बात सुन यार. यार अभी कौन सा स्कूल लगने वाले हैं, थोड़े दिन मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं. सच में यार, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार. थैंक यू यार, वास्तव में. मैं फ़ोन करता हूँ उसको. नहीं बाद में करूँगा, एक बार चैट करता हूँ. ठीक है. यार क्या बात बन गई यार मेरी. यार 12th के रिज़ल्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा. नहीं, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन चल रही है. सारे देश का यही हाल है, मेरे अकेले का थोड़ी है. यार why she is not responding to me today? This is very bad, huh? यार मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा यार. ये मेरी लाइफ को इतना स्पॉइल क्यों कर दिया इस बंदे ने. यार बात नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ अलग करना ही पड़ेगा. या तो मैं अपना ये साल ख़राब कर लूँ, उसके पीछे जो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, या अपना फोकस मैं कहीं और लगाऊँ. पढ़ूँगा मैं, टॉप करूँगा मैं. हाँ, सबको पीछे छोड़ूँगा मैं. आयनाइजेशन एंथैल्पी.
गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मेरे से गलती होगी, मैं दोबारा नहीं करूँगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ इसको मैं बिल्कुल वैसे समझ सकता हूँ जैसे कुछ दिन पहले मेरे को नेगेटिविटी ने सराउंड कर रखा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने सराउंड कर रखा था। उसको नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना उस वैसी ही कुछ एंथैल्पी है जैसे इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिविटी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रही है, उसको दूर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है अपन उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी? अट्रैक्शन बढ़ेगी, उतनी ही क्या होगा? उनको दूर करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भविष्य भी तो नहीं खराब करना ना। हाँ वैसा ही, पर इसका कोई ट्रेंड भी नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं वैसे कोई लॉजिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़े इफेक्ट आ जाते हैं, अपन ने सीखा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड ऑल दैट। हाँ बस जो मेरे साथ बीता मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ यार। मेरे को थैंक गॉड मेरे को कॉन्सेप्ट मतलब लाइफ स्टोरी से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने लगे हैं। जितनी नेगेटिविटी अट्रैक्टेड रहेगी, जितनी नेगेटिविटी अपनी तरफ बढ़ेगी, एनर्जी भी तो उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना, ठीक है? तो उसको दूर करने के लिए, ठीक है, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट एंथैल्पी जो ट्रेंड है वो अपन राहुल केमिस्ट्री कैफे से सीख लेते हैं। टॉप करना। हाय एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में बस अपन ने दो चीज़ें सीखी थी। एक सीखा था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और दूसरा किसके बारे में सीखा था? मेटालिक करेक्टर के बारे में। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन थी, क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। जितनी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग उतनी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। मेटल उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। मेटल उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उनको दूर करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, ठीक है? तो ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जिसको हम हमेशा पढ़ते हैं और हमेशा उसमें घोचा होता है, और उस ट्रेंड का नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। किसका ट्रेंड? आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। तो चलो मेरे साथ सीखो। कौन सा ट्रेंड बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। ये पर्टिकुलरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है। ये पर्टिकुलरली किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो अपन सीखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। तो चलो देखो, हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड में। किसकी बात कर रहे हैं? पहले मैं माइक चेक कर लूँ, कई बार लगा नहीं होता। रुको एक मिनट, लग गया है, ठीक है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड चेक करना है। तो ये देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, ठीक है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब इसको समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑर्बिट में भी, इसमें भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? अब ये एक एटम है, ठीक है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ये कौन सा एटम है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। कौन सा एटम? आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये कौन सा एटम है बेटा जी? आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है? इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस एटम से क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है? तो उस एनर्जी को, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से भगाना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से भगाना है, निकालना है बाहर। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को कौन सी एनर्जी कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। द एंथैल्पी
required to remove the electron from the outermost shell of the atom in the isolated gaseous state। ठीक है, कौन से स्टेट में? एटम की गैशियस स्टेट में से अपन एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं आउटरमोस्ट शेल में से। ठीक है, जो उसमें अपना जोर आएगा, जो अपन एनर्जी देंगे, उस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी मेन किस बात पे डिपेंड करेगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी मेन किस बात पे डिपेंड करेगी? ये आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगी इस न्यूक्लियर और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी को अट्रैक्शन है, इस न्यूक्लियस एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी को अट्रैक्शन है। ठीक है, अभी किसी की पीछे आपने देखा, ठीक है, नेगेटिविटी दूर करनी है, अगर उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रखा है वो मरेगा, रोएगा, मैं नहीं जाने वाला, मर गया, मिट गया। ठीक है, अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जोर भी उतना ही लगेगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जोर भी उतना ही लगेगा। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का मतलब क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। क्या बेटा? न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊं, मिट जाऊं, मैं इसको छोड़ने वाला कभी नहीं हूं। ठीक है, नहीं छोड़ूंगा मैं, बात खत्म। तो उसको छुड़वाने के लिए एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा जोर लाएगा, क्योंकि वो तो मुकर रहा है। क्यों? इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर अट्रैक्शन बहुत खतरनाक है, और जितना खतरनाक अट्रैक्शन रहेगा, जितना खतरनाक क्या रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, उतना क्या रहेगा? इनको दूर करना अलग है। तो कहेंगे हमने तो 7 जन्मों का वादा कर रखा है। ठीक है, हम तो नहीं अलग होने वाले। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी? ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? कम रिक्वायर्ड होगी। जा तू जहां जाता है, ठीक है, जहां जाना है जा, हमारे पास और बहुत हैं। ठीक है, तो वो कहेगा यार तू तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा। ठीक है, मैं तो मर गया, मिट गया तेरे लिए, तू मेरे को ऐसे ही छोड़ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ? वहां पे जो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इजीली, जा तू अपने घर में, अपने घर, इलेक्ट्रॉन क्या है? इजीली बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? इजीली बाहर निकल जाएगा। सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है भाई? साइज पे डिपेंड करता है, या साइज न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है? जितना छोटा साइज होता है, साइज छोटा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है ना। ठीक है, तो जितना छोटा साइज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जो छोटा एटम है उसमें न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है बाहर वाले को, इसलिए तो छोटा है ना। न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा है, इसीलिए तो वो क्या है बेटा? छोटू है। इसलिए तो क्या है? छोटू है। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन है, आपको एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक जो मेन फैक्टर आ रहा है, ठीक है, वो तो आ रहा है न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज का, जिसको कह सकते हैं साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छे से टाइटली रिश्ता बना रखा है। सेकंड फैक्टर विच इज कॉल्ड एज द घोचा फैक्टर, वो कौन सा फैक्टर है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है, 4s के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। मान लो ये 4s है, 4s पर से पहले क्या आ गया? 3d आ गया। क्या आ गया? 3d आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहता है मैंने इससे अट्रैक्ट होना है। ठीक है, इनकी जोड़ी बन रही है। ठीक है, लेकिन बीच में आके डी के इलेक्ट्रॉन घोचा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घोचा कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो घोचा डोमिनेट कर जाएगा तो इसका और इसका अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड
ऑपरेटिंग फोर्स है जो गवर्न करेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी को, वो कौन सी है? वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। वो कौन सी है? वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। पहला तो आएगा साइज एंड द न्यूक्लियर चार्ज, और सेकंड क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगर अट्रैक्शन कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। यही फैक्टर मैंने आपको साइज में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर है जो ज्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता, ठीक है, बट हम करेंगे, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी में रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। वो क्या होता है वो आगे चल के देखेंगे। एनसीईआरटी में एक दो लाइनों में एक्सप्लेन है, बट एनसीईआरटी कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। और जो फोर्थ फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? फोर्थ फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक मेन फैक्टर आएगा स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और फोर्थ कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतने फैक्टर एक्सप्लेन करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड को, किसमें? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और पर्टिकुलरली अपन बात करेंगे 3D सीरीज की। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी को इतने फैक्टर साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेंगे, कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि अपन बुक में लिखा गया है एज वी मूव अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज और 3D ट्रांजिशन सीरीज, एज वी मूव अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज देयर इज इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, देयर इज इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी मूव अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज there is increase in ionization enthalpy. ठीक है, मैं यहां पे वर्ड लगा देता हूं बेटा जनरली, यहां पे लगा देता हूं जनरली, बट इंक्रीज इज वेरी स्लो। सबसे पहले इस लाइन को एक्सप्लेन करके इस लाइन को झूठ साबित कर देते हैं। कैसे? एज वी मूव अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज, ये लाइन 100% झूठ नहीं कह सकते, मैं इसको झूठ क्यों कह रहा हूं आगे चल के देखेंगे। ट्रांजिशन सीरीज की तरफ जैसे ही अपन बढ़ते हैं, मूव करते हैं, पीरियड में मूव करते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। बढ़ती क्यों है? एज वी मूव अलोंग द period the electron enters in the same shell, electron enters in the same shell, तो न्यूक्लियस क्या करते हैं? क्या मस्त, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस को मजा आ रहा है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ेगी, जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो एज वी मूव अलोंग द सीरीज, हर स्टेप पे हमें लगता है कि एनर्जी बढ़ेगी, बट द इंक्रीज इज वेरी स्लो। जो इंक्रीज है ना वो बहुत कम है, इंक्रीज क्या है? बहुत कम है। ठीक है, अब मैंने आगे कहा सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज एक फैक्टर नहीं है जो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, फैक्टर और भी बहुत हैं। कैसे? न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर, सेकंड फैक्टर कौन सा है? आयनाइजेशन, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट का फैक्टर, थर्ड फैक्टर कौन सा है? रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और फोर्थ कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे पीरियड में मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जानी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? बढ़ती जानी चाहिए। तो जरा देखिए, मैं यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी को ले लेता हूं,
kg पर मोल में, और इधर मैं ले लेता हूं एटॉमिक नंबर्स को। एटॉमिक नंबर्स को जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो हमें लगता है आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बढ़ती ही जानी चाहिए, अट्रैक्शन बढ़ रही है तो जोर लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने को, ठीक है। तो एक फैक्टर तो अगर अकेला न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ऐसे बढ़ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है हर स्टेप पे, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब कह दिया कि बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट घोचा करता है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के घोचा करने की वजह से जो इंक्रीज को अपन स्लो मान लेते हैं। चलो भाई मान लिया इंक्रीज, ऐसा नहीं होता, इंक्रीज को अपन क्या मान लेते हैं? स्लो मान लेते हैं, ठीक है। तो स्लो इंक्रीज कुछ एक ऐसा हो जाएगा, फिर स्लो इंक्रीज कुछ एक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हमें तो इतनी सिंपल सी बात लगती है, बट बेटा लोग केमिस्ट्री इज नॉट सिंपल एट ऑल। क्यों? कई फैक्टर काम करेंगे, एक फैक्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब कोई बिगड़ गया, ठीक है, हर एक को सुधारने का एक तरीका तो नहीं हो सकता ना। इसी तरह एलिमेंट्स में उनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस में कई फैक्टर काम करेंगे। तो आप जरा देखिए कि कुछ अजीब सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। अब ध्यान से देखना। पहले मान लो ये एलिमेंट मैं बताता हूँ कौन सा होगा ये, ठीक है। ये है, दूसरे से ले लेते हैं, ठीक है। बढ़नी चाहिए, कम हुई, थोड़ी सी बढ़ी, थोड़ी सी, बिल्कुल इतनी भी मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल हल्की सी बढ़ती है, हाँ ऐसे, ठीक है। फिर क्या हुआ? एकदम से बढ़ गई, देखो कम हुई, थोड़ी सी बढ़ी, एकदम से बढ़ गई। एकदम से बढ़ने के बाद थोड़ी सी और बढ़ी, थोड़ी सी और बढ़ी, फिर क्या हो गई? यहां से ले लेता हूं इसको, फिर क्या हो गई? कम होनी स्टार्ट हुई, कोरोना की पीक आ गई। फिर क्या हुई? कम होनी स्टार्ट हुई, कम हुई, और एंड में जाके फिर बढ़ गई एकदम से। अरे भाई ऐसा ट्रेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। होप सारा दिख रहा होगा ट्रेंड, है ना। ऐसा ट्रेंड हमें आयनाइजेशन एनर्जी का देखने को मिलता है, ठीक है। ये कौन है? ये है टाइटेनियम, ये है वनेडियम, ये है क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम के बाद इतनी ज़्यादा किसकी है? मैंगनीज की है। इतनी ज़्यादा किसकी है? मैंगनीज की है, ठीक है। मैंगनीज के बाद इसकी किसकी है? आयरन की है, ठीक है। आयरन के बाद कोरोना की आ गई पीक, तो ये कोरोना है। ये निकल है, ये कॉपर है, तो ये क्या है? जिंक है। ये क्या है? जिंक है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसका ट्रेंड है? आप कहोगे स्कैंडियम, बेटा स्कैंडियम की इससे कम होती है टाइटेनियम से, ठीक है। पर जैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखी तो अपन नहीं करेंगे। स्कैंडियम की टाइटेनियम से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रेंड आया, ठीक है। स्कैंडियम से टाइटेनियम, हमें तो लगता था सभी की बढ़ेगी, हमें क्या लगता था? सभी की बढ़ेगी, पर स्कैंडियम से टाइटेनियम की बढ़ी, वनेडियम की कम हो गई, फिर क्रोमियम की हल्की सी ज़्यादा होगी, मैंगनीज की एकदम से ज़्यादा हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। तो इस ट्रेंड को इंक्रीजिंग ट्रेंड ना कहते हुए अगर मैं इररेगुलर ट्रेंड कह दूं तो क्या जाएगा? इस ट्रेंड को इंक्रीजिंग ट्रेंड ना कहते हुए बेटा मैं अगर इसको इररेगुलर ट्रेंड कह दूं तो क्या जाएगा? ठीक है। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसके लिए? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जरा अपन को समझना है कि ये इररेगुलर ट्रेंड आया कैसे। अब ये इररेगुलर ट्रेंड आया कैसे और एग्जाम में क्या ये ग्राफ बनाने के लिए आएगा? कभी भी नहीं आएगा बेटा ये ग्राफ बनाने के लिए। तो आएगा क्या? क्वेश्चन आपको देख के पता लग जाएंगे क्या आएंगे, क्वेश्चन आपको देख के पता लग जाएंगे क्या आएंगे। बट मेरी बात को एक बार अच्छे से समझ लेना।
चार फैक्टर काम करेंगे, effective nuclear charge, screening effect, third one is the reorganization energy and fourth one is the stability of the configuration. Stability of the configuration जो क्वेश्चन आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी पे वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे ही आएगा। किस पे आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे ही आएगा, क्योंकि जनरल ट्रेंड तो कोई पूछता नहीं है, ठीक है भी। हाँ जनरली क्या होता है, जनरली तो इंक्रीज ही करती है ना साइज डिक्रीज करने के साथ, वो तो कोई पूछता नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले ये कह दिया गया कि स्लो स्लो इंक्रीज होता है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ओवरऑल देखे तो इंक्रीज हुआ है ना, ओवरऑल देखे तो इंक्रीज हुआ है, इसलिए वहां पे लिखा गया स्लो इंक्रीज। पहले ऊ फिर ऊ फिर ऊ ऊ ऊ फिर ऊ फिर ऊ फिर ऊ ऊ मींस पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर एंड में ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ आया, ठीक है, जिसको कह देंगे कि एवरेज साइन इंक्रीज हो गया। नेट तो इंक्रीज ही हो रहा है, स्लो साइन इंक्रीज हो गया, बट ये क्या हो रहा है, बीच में कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। इसी को अभी समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जरा देखो, ठीक है। पहले मैं एक बात कहता हूं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो अच्छा काम करता है इसमें, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, जिनको ये बात समझना है तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंटर किया किस में, n-1 डी में एंटर किया, पेनल्टी में डी में एंटर किया, ठीक है। वो घोचा करता है आउटर, अब न्यूक्लियस ने आउटर एस को अट्रैक्ट करके रखना है, ठीक है। ये बीच में आ रहा है उसके, ठीक है भी, मैं आऊँगा मैं आऊँगा मैं आऊँगा, यानी कि स्क्रीन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्क्रीन कर रहा है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट एस की अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी कि पहला फैक्टर क्या अफेक्ट कर रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या अफेक्ट कर रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। दूसरा मेन चीज क्या है एक और, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इंक्रीज उतना डोमिनेटिंग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कहेगा आ मेरे पास, मैं तेरे को संभाल के रखता हूँ, आजा, ठीक है। स्क्रीनिंग करेगा, छोड़ना इसको, ठीक है। तो ये दो अपोजिट फैक्टर हैं। ये क्या है? दो अपोजिट फैक्टर हैं। इफ देयर आर टू अपोजिट फैक्टर, हाउ इट इज पॉसिबल टू टैकल विद ओनली वन फैक्टर? वी विल हैव टू टैकल विद द बोथ द फैक्टर्स। दोनों फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा। पहला स्क्रीनिंग इफेक्ट का घोचा, दूसरा फैक्टर क्या है बेटा? जैसे ही आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, साथ के साथ जैसे ही आपने एनर्जी लगाई, साथ के साथ क्या है? एक्सचेंज प्रोसेस से शुरू हो जाता है। एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट वो क्या है, ठीक है। अब ये देखो, वनेडियम है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, 3d3 4s2, क्या है? 3d3 4s2। और आपकी स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, 3d1 4s2। टाइटेनियम की क्या है? 3d2 4s2, 3d2 4s2। अब इन दोनों में एनर्जी का कोई ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, इन दोनों में एनर्जी का कोई ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन में से रिमूव हो गया, साथ के साथ ही साइमल्टेनियसली, यानी बाद में उसी के प्रोसेस के साथ ही जैसे ही रिमूव हुआ, ठीक है, पहले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये थी, जैसे ही क्या हुआ? रिमूव हुआ, ठीक है, तो ये क्या बन गया? 4s1। ये क्या बन गया? 4s1। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ फर्स्ट, साथ के साथ ही क्या होगा? देयर विल बी अ एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी अ एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को बदलना स्टार्ट कर देंगे। बेटा ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता, ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को बदलना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने पोजीशन इसके साथ चेंज कर ली, ठीक है, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने पोजीशन इसके साथ चेंज कर ली, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आया, जो ये वाला यहाँ चला गया था, ठीक है, उसने इसके साथ चेंज कर ली, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुए, इसमें एक्सचेंज ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें एक्सचेंज क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो देयर इज एक्सचेंज एनर्जी, देयर इज अ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन
निकला बाहर, ठीक है, जैसे ही निकलता है साथ के साथ, ठीक है, एनर्जी रीऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे? जैसे ही एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को फास्टली एक्सचेंज करते हैं और उससे एनर्जी निकलती है। आपने एनर्जी दी और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने लगे उससे एनर्जी निकल गई, उससे एनर्जी क्या हो गई? निकल गई। एंड दिस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी में डेफिनेटली हैम्पर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यही निकली हुई एनर्जी किसको हैम्पर करने वाली है? ये हैम्पर करने वाली है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू को। सो देयर इज एन एक्सेप्शनल ट्रेंड, एक्सेप्शनल सा ट्रेंड आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लगता है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का। जैसे क्योंकि 3D और 4s में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन मस्ती से घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मस्ती से घूम रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती जाएगी। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। उतनी एक्सचेंज एनर्जी क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देयर इज द कंसेप्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ द, ये रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कौन सी है? जब इलेक्ट्रॉन घूमी फिरी कर रहे हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को या तो अपन एक्सचेंज एनर्जी के नाम से जानते हैं और या किस एनर्जी के नाम से जानते हैं बेटा? या अपन जानते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के नाम से। इसलिए ये ट्रेंड यहाँ पे एक्सेप्शनल आता है। तो ये क्रोमियम के लिए भी है, हाँ बिल्कुल है, बट इसमें क्रोमियम में एक और खास बात है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट तो है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का, ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बेसिक सा इतना ही देख लो, ठीक है, कि ये रीऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ने घूमना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब फर्स्ट ये एक केस है। सेकंड जो मेन चीज है, ठीक है, तो क्रोमियम में तो क्या होगा? क्रोमियम में क्या होगा? ठीक है, क्रोमियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना बेटा, ठीक है, यूं तो बढ़ गई, यूं तो क्या बढ़ गई, बट एज कंपेयर टू टाइटेनियम कहीं बहुत ज्यादा कम नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है ना एज कंपेयर टू टाइटेनियम, ठीक है। ऐसा क्यों है? ठीक है, वैसे तो इससे तो थोड़ी सी हाई है, नेग्लिजिबल हाई है। अगर इसकी 355 है तो 655 है तो इसकी 661 होगी, ठीक है, नियर सेम सी है। बट क्या इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है, वाई क्रोमियम हैज लो वैल्यू ऑफ IE1। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की लो रहती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखेगा वो क्या लिखेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा। वो कैसे? 3d5 4s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, अगर ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? रिमूव कर दे, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर गया। ये किसको अटेन कर गया? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर गया। एंड वी नो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। इसके लिए कंपैरेटिवली अपन नहीं कह सकते बहुत लो है, ठीक है, कंपैरेटिवली क्या रहती है? लो रहती है। कंपैरेटिवली क्या रहती है बेटा? लो रहती है। ये केस रहेगा किसका बेटा? क्रोमियम का। अब जो सारे मेन फैक्टर हैं वो किसी पे फोकस रहेंगे? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही फोकस रहेंगे। वो कैसे? चलो देखो, क्रोमियम के बाद ऐसा जंप लगा कि ऊपर चला गया, मैंगनीज बन गया। ऐसा क्या जंप लगा कि एकदम से मैंगनीज बन गया? ठीक है, ये देखो जंप कैसा आया है, ठीक है, मैंगनीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब ये देखो 3d5 4s2, 3d5 4s2, ये फुली फील्ड, ये हाफ फील्ड, ऐसा ऑर्बिटल मिलना आसान है क्या? स्टेबिलिटी तो सबको चाहिए। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन दे, कहते क्यों दूं, तेरे बाप का है क्या? कहते इलेक्ट्रॉन दे, कहते क्यों दूं, तेरा बाप का है क्या? कहते दे देना यार, कहते क्यों दूं, क्यों दूं। तो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर कहें मैंगनीज से मैंगनीज पॉजिटिव बनाना आसान है? नहीं आसान, बनना सब कुछ पॉसिबल है बेटा, बट आसान नहीं है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन क्या फ्री में मिलती है? ठीक है, हाफ फील्ड 3D है ये और 4s फुली फील्ड है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से बढ़ गई, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से बढ़ गई। अभी कहीं पूछ लेते हैं सर मैंगनीज से आयरन की क्यों ज़्यादा है? यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट लगता है।
ठीक है, यहाँ पे साइज छोटे होने का और न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट लगता है बेटा, ठीक है। अब तो मैंगनीज से किसकी ज़्यादा रहेगी, आयरन की ज़्यादा रहेगी। अब ये कॉन्सेप्ट, तो दो क्वेश्चन जो आने हैं वो क्या आने हैं, तो क्रोमियम की फर्स्ट कम है, रिलेटिवली कम है, बहुत कम नहीं है, रिलेटिवली कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, और मैंगनीज की फर्स्ट ही बहुत ज़्यादा है, ये देख लो। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मैंगनीज है वो 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। कौन सा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है, कि जो जिंक होता है, जिंक, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस ग्राफ में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो जिंक की है। किसकी है, जिंक की। जिंक की हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्यों बेटा जी, सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही इसकी है, 3d10 ठीक है। निकाल के दिखा दो, अगर इलेक्ट्रॉन है किसी में जोड़ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा दे। हाँ, निकल जाता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ज्यादा एनर्जी दोगे निकल जाएगा, बट इतनी इजीली नहीं निकलेगा। इसलिए जिंक की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, 3d10 अब कोई पूछ ले कॉपर एंड जिंक में से ज्यादा किसकी है, तो ऑब्वियसली जिंक की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल बनेगा, तो इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी, इसकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, इसकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इस तरह से अपन को क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन थे जिसमें अपन ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड वाले क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा क्रोमियम पे, ठीक है, जिसकी क्या है, लो है, फिर आएगा मैंगनीज पे जिसकी हाई है, फिर आएगा किस पे, जिंक पे जिसकी वेरी हाई है, ठीक है, और जिंक से कम किसकी है, कॉपर की है, जिंक से कम किसकी है, कॉपर की है। चलो चलते हैं, दौड़ते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड की तरफ। किसकी तरफ, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड की तरफ। अगर आपको कहीं ये सुनने को मिले कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो फर्स्ट से कम कभी भी नहीं हो सकती, फर्स्ट से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम कभी भी नहीं हो सकती। ये बात को अपने दिमाग में बैठा लेना, फर्स्ट से कभी भी कम नहीं हो सकती, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से कभी भी कम नहीं हो सकती। रिलेटिवली कंपैरेटिवली दूसरे एलिमेंट से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ ही, दूसरे एलिमेंट के साथ, फर्स्ट के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 650 है ना, तो सेकंड 1250 1300 ही मिलेगी आपको, डबल मिलती है नियरली, डबल मिलती है नियरली। इसके बारे में 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो डबल मिलती है अपन को नियरली, बट कंपेयर करना होता है बाकियों की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ। तो मेरे कई जैसों को ये नहीं पता होता सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, वो तो पहले बड़ी मुश्किल से दिया, अब उसने दूसरी पटा ली, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, भी तूने तो पहला ही छीन लिया, ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन और छीनने को फिर रहा है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन और छीनने को फिर रहा है, तो वो होती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ज़्यादातर जो IE2 है वो ग्रेटर रहती है IE1 से, ठीक है, हमेशा ग्रेटर रहती है IE1 से, ठीक है, IE1 से ज़्यादा होगी, बट हमने कंपेयर किसको करना है, एलिमेंट्स को करना है। किसको करना है, एलिमेंट्स को। अब देखो कहते हैं मैंगनीज की एंड जिंक की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, फर्स्ट से नहीं बाकी एलिमेंट से, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटिवली कम होती है। मैंगनीज की, जिंक की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, कम होती है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है, मैंगनीज से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैंगनीज पॉजिटिव बन गया, क्या बन गया, मैंगनीज पॉजिटिव। कहते हैं यार पहले तो मैं स्टेबल था, 3d5 बहुत ज़्यादा एनर्जी दे के हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 3d5 ठीक है, ये तो तड़प रहे अब। कहते हैं यार मैं या तो पहले स्टेबल था या मेरे से एक इलेक्ट्रॉन और ले जाओ, मेरे से इलेक्ट्रॉन और ले जाओ, ठीक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा, ठीक है, तो ये हाफ फेड हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3d5 बन जाएगा। अब यहाँ से कोई डायरेक्टली पूछ रहे Mn पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव में से स्टेबल कौन है, तो Mn2 पॉजिटिव स्टेबल है। क्यों, हाफ फेड कॉन्फ़िगरेशन बन गई, क्या बन गई, हाफ फेड कॉन्फ़िगरेशन बन गई। पहला ये देगा नहीं इजीली, मान लो दे दिया,
ठीक है, देने के बाद फिर कहेगा दूसरा भी ले जाओ यार, ठीक है, मेरे को इतना नहीं है इसका, दूसरा वो इजीली दे देगा, ठीक है। तो IE1 IE2, ठीक है, तो जो IE2 है इसकी कम होती है IE1 से नहीं, बाकी एलिमेंट से, ये बात याद रख लेना बेटा। IE1 हमेशा कम रहता है, IE2 ज़्यादा रहता है, बट रिलेटिवली इसकी अमाउंट उतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए, जितनी आनी चाहिए। मान लो इसकी 500 आनी चाहिए, इसकी 1500 आनी चाहिए, ठीक है, तो 1500 की जगह 1200 आ जाएगी, बट इससे ज़्यादा ही रहेगी, ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड, जिंक है, इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला जिंक, क्यों? 3D10 है, पर छीन लिया, जोर लगा के, बहुत जोर लगा के छीन लिया, इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड कर दो तो देना पड़ेगा। अब जिंक पॉजिटिव, कहता अब मैं क्या करूं, ठीक है, भीख मांगने जाऊं क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मैं स्टेबल तो हो जाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इजी देने का मतलब हमें जोर कम लगाना पड़ेगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्या रहेगी, कम रहेगी। ऑन द कंट्रारी, जो क्रोमियम और कॉपर है, ठीक है, अब देखो क्रोमियम कॉपर की, जो आपके फेवरेट अनोमलस पेयर हैं कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है, क्रोमियम कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी छा गए, तो फर्स्ट तो कहते ले जाओ ले जाओ, सेकंड पे कहते हो क्यों, हम तो नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बना क्रोमियम पॉजिटिव, जो क्रोमियम पॉजिटिव था उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 3D5, क्या थी 3D5, कॉपर क्या बना, कॉपर पॉजिटिव, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 3D10, ठीक, अब तो स्टेबल हो गए। नाउ दे डोंट वांट टू गिव द इलेक्ट्रॉन, नाउ दे डोंट वांट टू गिव द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, इनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब आयरन का केस डिस्कस कर लो, ठीक है, आयरन में अपन बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, कहते व्हाई iron has high value of IE3। अब IE3 का क्या मतलब है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 3D6 4s2, इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया 3D6 4s1, ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, पहले भी था, ठीक है, दे दिया तो दे दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, ये बन गया Fe पॉजिटिव, फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर बन गया 3D6 4s0, कौन सी एनर्जी लगी IE2। अब कहता है यार, ठीक है, अगर आप तुल ही गए हो मेरे इलेक्ट्रॉन लेने पे, तो एक और ले जाओ ना, मैं तो स्टेबल हूँ, मैं क्यों दर दर भीख मांगू, तो एक इलेक्ट्रॉन आयरन 2 पॉजिटिव और दे देता है, ठीक है, IE3, ठीक है, बन जाता है स्टेबल, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पहुँच जाएगा तो यार ले जाओ एक इलेक्ट्रॉन और, तो क्यों, क्योंकि मैं स्टेबल हो जाऊंगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड इसकी कम होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि थर्ड क्या है, इसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। अब ये नहीं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से कम होगी, रिलेटिवली कम होगी, क्या होगी, रिलेटिवली कम होगी। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी सिखा रखा है हमें 11th में, साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, ये सिखा रखा है, गलत है इस बार के लिए। एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द डी ब्लॉक, ध्यान में रख लेना, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द डी ब्लॉक आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। As we move down the group in the D block, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही नीचे जाते हैं, ठीक है, अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन F में भी फिल हुए हैं, 4F में, 5F में, जिसका 4F एंड 5F का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रहता है, 4F एंड 5F का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, 4F एंड 5F का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है, तो ज़्यादा जोर आएगा। तो यहाँ भी याद रखना बेटा डी ब्लॉक में, क्योंकि डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक निकला है और जिसमें एफ में इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, ठीक है, तो क्या रीजन रहेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्या जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज कर जाएगी। वो क्यों करेगी, क्योंकि 4F का एंड 5F का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर रहेगा, 4F एंड 5F का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर रहेगा। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ ये कहते हुए
कि आयनाइजेशन इंथैल्पी का एक अनयूजुअल का सा ट्रेंड रहता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी का क्या रहता है, एक अनयूजुअल सा ट्रेंड रहता है। एज वी मूव अलोंग द पीरियड वी थिंक द साइज विल डिक्रीज, साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और आयनाइजेशन इंथैल्पी विल इंक्रीज, बट दिस इंक्रीज इज very 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 slow. Even there are lot of exception, there are the four concepts: screening effect, effective nuclear charge reorganization energy, and the electronic configuration. The four factors simultaneously affect the value of ionization enthalpy. There is the factor of electronic configuration is very 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 important. Thank you and have a nice day. हो रिंग पा देनी तेरे ऐतकी सियाल, मैं ताही तेरा हुण तो ही रखदा ख्याल, मैं गली गली याद तेरी रखूंगा संभाल, मैं रखे ने गुलाब तेरे सारे, गुलाब तेरे सारे। हाय मैं तेरी शैडो बन जावा, नाल नाल रहूंगा मैं तेरे, हाय मैं तेरी शैडो